प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जितने भी विद्यार्थी 2025 बोर्ड परीक्षा में गृह विज्ञान का पेपर देने वाले हैं, उनके लिए गृह विज्ञान का एक मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो लेकर के आ चुका हूं। अब होगा 70 में 70 की पूरी तैयारी। जितने भी यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, नोटिस कर सकते हैं कितना मेहनत के साथ मैं आप सभी के लिए आपके पूरे किताब से जितने भी यहाँ पे 23 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को डिटेल में समझने का पूरा प्रयास करेंगे। साथ में आप सभी के किताब से जितने भी यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आप यहाँ पे देख सकते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पे ये है क्लास 10th के बच्चों के लिए, देख सकते हैं ना, पूरे किताब से सिलेक्ट करके लाया गया है, चुनिंदा क्वेश्चन को लाया गया है। और इस बार 70 में 70 की पूरी तैयारी आप सभी का यहीं से रहने वाला है। अगर आप वाकई में अपने माँ बाप के सपनों को साकार करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देख लेना। वीडियो को देख लो, समझ लो और इस सारे क्वेश्चन को रट लो। क्यों रट लो भैया? क्योंकि पेपर यहीं से बनेगा। पेपर जो बनेगा बिल्कुल यहीं से बनेगा। तो अब की बार 70 में 70 हर बच्चा स्कोर करेगा, हमारा यही टारगेट है। तो आज की इस धमाकेदार वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देख लेना। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना। और बहुत सारे बच्चे पीडीएफ के लिए परेशान रहते हैं, तो भैया पीडीएफ यहां से मिलेगा, इस नंबर पे मिलेगा 8318105051। आप सभी को हर एक सब्जेक्ट के लिए मात्र 49 रुपया पे करके आप सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, ठीक ना। हिंदी हो, अंग्रेजी हो, गणित हो, विज्ञान हो, सामाजिक विज्ञान हो, कला हो, चाहे वो गृह विज्ञान का नोट्स वगैरह हो, सारा पीडीएफ आप सभी का यहीं से मिल जाएगा। तो भैया इसके लिए परेशान मत होना। आइए बच्चों, बिना टाइम को वेस्ट किए सेशन की शुरुआत करते हैं। और हमारा सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है? विटामिन ए बी सी, विटामिन बी सी, विटामिन ए डी या विटामिन ई के? तो भैया पूछा गया है जल में घुलनशील विटामिन, तो ये हो जाएगा विटामिन बी और विटामिन सी। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रोगी का भोजन होना चाहिए कैसा होना चाहिए? गरिष्ठ, चटपटा, सुपाच्य या बिना पका हुआ? तो भैया सुपाच्य होना चाहिए, पचने वाला होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से समझना कि मानव शरीर में कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती है? 5 जोड़ी, 10 जोड़ी, 20 जोड़ी या 12 जोड़ी? तो इसका राइट आंसर होगा बी, यहाँ पे 12 जोड़ी हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोच का क्या लक्षण है भैया? पीड़ा होना, सूजन होना, मांसपेशिया में खिंचाव हो जाना या ये सभी? तो भैया अगर किसी भी हड्डिया में क्रैक हो जाता है, मोच हो जाता है, टूट जाती है, भंजन हो जाता है, तो भैया पीड़ा तो होगा, दर्द होगा, सूजन मतलब फूल जाएगा और मांसपेशिया में खिंचाव हो जाएगा, ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे समझते हैं कि मानव शरीर में फेफड़ों की संख्या कितना होता है? 1, 2, 4 या 5? तो भैया मानव शरीर में 2 फेफड़ा होता है। कितना? 2 होता है। आगे बढ़ जाते हैं। बर्फ की टोपी का प्रयोग कब किया जाता है? तेज ज्वर में, तीव्र वेदना में, हड्डी टूटने पर या मोच आने पर? तो भैया तीव्र ज्वर में हम क्या करते हैं? बर्फ की टोपी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि मधुमेह रोग यानी कि डायबिटीज किस तत्व की अधिकता से होता है? प्रोटीन, वसा, शर्करा या यहाँ पे विटामिन? तो भैया ये होता है शर्करा, मतलब चीनी की वजह से, कार्बोहाइड्रेट की वजह से ये हो जाता है, ठीक है, मधुमेह नामक रोग। लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी, एनीमिया, मेरस्मस या तपेदिक? लोहे की कमी से आप सभी का एनीमिया नामक रोग हो जाता है। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे समझते हैं। संचयी का जमा खाता किसके लिए है? वृद्धों के लिए, स्कूली बच्चों के लिए, नौकरी करने वालों के लिए या श्रमिक वर्ग वाले लोगों के लिए? तो संचयी का जमा ये जो खाता होता है ना, स्कूली बच्चों के लिए होता है। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, सभी को तैयार करके जाना है, पूरा आपकी बार धुआं धुआं कर देना है, ठीक है। चलो, सजावट से पूर्व क्या आवश्यक है? चित्र एकत्र करना, कालीन खरीदना,
फूलों का चुनाव करना या कमरे की सफाई करना, तो बिल्कुल यहाँ पे कमरे की सफाई करेंगे सजावट से पहले। क्षय रोगी को क्या नहीं देना चाहिए? क्षय रोगी मतलब टीबी वाले रोग को क्या नहीं देना चाहिए भाई बताओ? मौसमी रस वाले फल, मिर्च मसालेदार भोजन, अंडा या दूध। तो भैया हम यहाँ पे क्या नहीं दे सकते हैं? मिर्च मसालेदार भोजन यहाँ पे नहीं दे सकते हैं। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रसोई घर के फर्श की सफाई करनी चाहिए प्रतिदिन, हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार, या इनमें से कोई नहीं। तो भैया हमें किचन का सफाई डेली बाय डेली स्तर पे करना चाहिए। पहला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे समझते हैं कि भोजन में किस पोषक तत्व की कमी से घेंघा नामक रोग हो जाता है? प्रोटीन, कैल्शियम, आयोडीन या वसा। तो भैया आयोडीन की कमी से क्या हो जाता है? घेंघा नामक रोग हो जाता है और गर्दन फूल जाता है। ठीक है, प्रोटीन का स्रोत क्या है? दालें, अंडा, मछली या ये सभी। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। ठीक है, चलो किसी भी भोज्य पदार्थ से प्राप्त ऊर्जा को नापने की इकाई क्या होता है? कैलोरी, ग्राम, ऑन्स या डिग्री। तो भैया हम किलो कैलोरी, कैलोरी में हम इसके मेजर करते हैं एनर्जी को। ठीक है, चलो आगे समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि सफाई का आधुनिक उपकरण क्या है? वैक्यूम क्लीनर, गीजर या ओवन या ये सभी। तो सफाई का आधुनिक जो उपकरण होता है ना, ये वैक्यूम क्लीनर आ चुका है। सक्शन के माध्यम से सारा यहाँ पे कूड़ा कचरा यहाँ पे क्या हो जाता है? यहाँ पे सफाई कर दिया जाता है। वर्षा का जल क्या होता है? शुद्ध होता है, लवणयुक्त होता है, अशुद्ध होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो भैया वर्षा का जो जल होता है ना एकदम प्योर होता है, शुद्ध होता है। आगे समझते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से समझिएगा कि कार्बनिक यौगिकों के जलने से कौन सी गैस बनती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या अमोनिया। तो कार्बनिक यौगिकों के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 हमें गैस प्राप्त होती है। ठीक है, मिल्टन क्लॉथ का कपड़ा कैसा होता है? ऊनी, मोटा, सूती या रेशमी। तो बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर ऊनी हो जाएगा। इस बात को हमेशा याद रख लेना। ठीक है, चलो प्रोटीन किसमें पाया जाता है? मिठाई में, दालों में, आलू में, संतरा में। तो किसमें पाया जाता है भैया? दालों में या सोयाबीन में प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, चलो आगे समझते हैं कि पूर्ण तरल आहार कौन सा होता है? पतली दाल, साबूदाना खीर या जौ का पानी या आधा उबला हुआ अंडा। क्या हो जाएगा? जौ का पानी हो जाएगा। ठीक है, चौथा ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। कौन सा श्वसन की प्रक्रिया में संबंधित नहीं है? नाक, फेफड़ा, यकृत या श्वास नली। तो ये दो देखो, श्वास नली, फेफड़ा, नाक तो है, लेकिन यकृत या हाथ ये श्वास नली में या श्वसन की प्रक्रिया में भाग बिल्कुल भी नहीं लेते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन पूछा गया कि रुधिर का शुद्धिकरण शरीर का कौन सा अंग करता है? तो इसका राइट आंसर कमेंट में बता सकते हो, तो कमेंट में जरूर बताना यकृत, फेफड़ा, आमाशय या वृक्क। इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके आना। ठीक है, चलो आइए बच्चों अब हम बात करते हैं आप सभी के यहाँ पे लघु उत्तरी प्रश्न के बारे में। ठीक है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी को तैयार करके जाना है और इस बार धुआं धुआं कर देना है। क्या करना भैया? धुआं धुआं करना है, माँ बाप के सपनों को साकार करना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि पारिवारिक बजट गृहिणी के व्यय को कंट्रोल करने के लिए आवश्यक है। स्पष्ट करना इस कथन को। ठीक है, आओ समझते हैं, पूरा डिटेल में समझते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि भैया पारिवारिक बजट के द्वारा गृहिणी के व्यय का नियंत्रण, घरेलू एवं पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति का दायित्व सामान्यतः गृहिणी का ही होता है। ठीक है, गृहिणी मतलब घर की औरतों का काम होता है। इसके लिए गृहिणी को व्यय करना होता है, मतलब कि खर्च करना होता है। आवश्यकताएं असीमित जबकि आय सीमित होती है। सही बात है भाई, आवश्यकताएं हमारी जो जरूरत होती है ना बहुत ही ज्यादा मात्रा में होता है, जबकि आय फिक्स होता है, सीमित होता है। इस स्थिति में परिवार के सदस्यों की अधिक से अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विशेष सूझबूझ तथा व्यवस्थित ढंग से व्यय करना आवश्यक होता है और पारिवारिक व्यय को आय की सीमाओं में रखने के लिए आवश्यक है कि संपूर्ण अनुमानित व्यय को लिख लिया जाए और उसका लेखा जोखा पारिवारिक आय के अनुसार अनुरूप तैयार कर लिया जाए। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे भैया? बजट बनाना या पारिवारिक बजट बनाना कहते हैं। पारिवारिक बजट बनाते समय आय को ध्यान में रखकर कुछ कम महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति को छोड़ दिया जाता है। जो चीजें नेसेसरी नहीं है उसको छोड़ दो। इस प्रकार आय के अनुसार व्यय को निर्धारित करके बनाए गए बजट का पालन करके व्यय को कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार सब सभी को यहाँ पे आंसरिंग करना है। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है कि पारिवारिक बजट के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख करना है और आप किस प्रकार के बजट को उत्तम मानती हो और क्यों मानती हो।
ठीक है, इसका राइट आंसर कैसे लिखेंगे जरा ध्यान से समझिएगा। इसमें लिखेंगे कि पारिवारिक बजट के प्रकार। इसमें लिखेंगे कि पारिवारिक बजट में मुख्य रूप से 3 तत्व होते हैं। कौन कौन? आय, व्यय तथा बचत। 3 हो गए, आय, व्यय और बचत। इन तीनों तत्वों का समुचित ध्यान रखते हुए निम्नलिखित 3 प्रकार के पारिवारिक बजट का निर्धारण किया जाता है। कौन कौन सा बजट है? एक तो है संतुलित बजट। अब यह बजट क्या होता है? इस प्रकार के बजट में अनुमानित आय के बराबर ही प्रस्तावित व्यय होता है। इसमें न बचत का दिखाई दिया जाता है और न ही घाटा दिखाया जाता है। मतलब संतुलित बजट में ना घाटा होगा ना मुनाफा होगा। संतुलित बजट में ऋण लेने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस प्रकार के पारिवारिक बजट को उत्तम बजट नहीं माना जा सकता। यह एक प्रकार का काम चलाऊ बजट माना जाता है। ठीक है, और यहाँ पे देखो बजट का जो बजट होता है ना, यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस प्रकार के बजट में अनुमानित आय की अपेक्षा कम या प्रस्तावित व्यय कम होता है। इसमें से बचत की कुछ धनराशि भविष्य की आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बची रहती है। मतलब कमा रहे हो 1000 तो कहीं ना कहीं 500 रुपये खर्च कर रहे हो, तो 500 रुपये भाई बचा लो। ठीक है, इस प्रकार के बजट पारिवारिक आर्थिक सुरक्षा की दृष्टि से बहुत लाभप्रद होता है। उपयुक्त विवरण के द्वारा पारिवारिक बजट के तीनों प्रकार के गुण दोष की जानकारी प्राप्त हो जाती है। इस विवरण के आधार पर हम कह सकते हैं कि बचत का बजट सर्वोत्तम पारिवारिक बजट माना जाता है। ठीक है, इस प्रकार से लिख देंगे। ओके, चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि घर के बजट की मुख्य मदों की सूची बनाइए। कौन कौन सा मद होता है? मतलब कहाँ कहाँ पे हम खर्च कर सकते हैं, व्यय कर सकते हैं और बचा सकते हैं। इसमें लिखेंगे कि पारिवारिक बजट में परिवार के सभी सदस्यों की अधिक से अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति को ध्यान में रखा जाता है। अतः पारिवारिक बजट का निर्माण करते समय विभिन्न मदों को उसमें सम्मिलित किया जाता है। इस स्थिति में पारिवारिक बजट के मुख्य रूप से निम्न वर्णित मदों को प्राथमिकता दी जाती है। कौन कौन सा है? आहार संबंधी सामग्री, वस्त्र और परिधान संबंधी मद, आवास संबंधी मद, बच्चों की शिक्षा संबंधी मद, सब सारे खर्च हैं। ठीक है, स्वास्थ्य चिकित्सा संबंधी मद, यातायात वाहन संबंधी मद, अन्य घरेलू व्यय संबंधी मद, व्यक्तिगत व्यय संबंधी मद। ठीक ना, व्यक्तिगत व्यय संबंधी मद, यहाँ पे पारिवारिक बचत संबंधी मद। ठीक ना, पारिवारिक बजट में इन मदों की प्राथमिकता का निर्धारण परिवार एवं आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किया जाता है। ये सभी मद पारिवारिक बजट को प्रभावित करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से सारे मद को एक एक करके हम यहाँ पे लिख देंगे, पूरा नंबर यहाँ से पा जाओगे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, ध्यान से समझिएगा कि बजट में बचत करना क्यों आवश्यक है, क्यों जरूरी है, या बजट में बचत का क्या लाभ होता है। इसमें लिखेंगे एक आदर्श बजट में बचत का प्रावधान सदैव ही रखा जाता है। मतलब अगर हम कोई भी बजट बनाएंगे तो उसमें बचत करेंगे जरूर। परिवार के भविष्य की सुरक्षा एवं आकस्मिक कार्यों के लिए बचत ही एकमात्र विकल्प है। उदाहरण के लिए आकस्मिक रोगों के उपचार के लिए आवश्यक धन बचत की मदद से ही उपलब्ध होता है। इस प्रकार परिवार में विवाह आदि पर होने वाले व्यय, भवन निर्माण एवं व्यवस्था में या वृद्धावस्था में आत्मनिर्भरता इत्यादि महत्वपूर्ण कार्य सफलता पूर्वक संपन्न करने के लिए बचत के द्वारा अर्जित किया गया धन उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, चलो इसी प्रकार से अगला हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से समझो। कह रहा है कि उच्च एवं निम्न वर्गों के बजट में क्या अंतर होता है, समझाइए। उच्च वर्ग के बजट क्या होता है और निम्न वर्ग के बजट में क्या अंतर होता है। मतलब कि जो बड़े लोग होते हैं जिनका सोर्स ऑफ इनकम ज़्यादा होता है और जो गरीब होते हैं, ठीक ना, उनके लाइफ स्टाइल में क्या चेंज होता है, बजट में किस प्रकार का डिफरेंस होता है, इसके बारे में समझाना है। इसमें लिखेंगे कि उच्च एवं निम्न वर्गों के पारिवारिक बजट में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। ये अंतर किस प्रकार है, यहाँ पे देख सकते हैं कि भोजन व प्रतिशत व्यय। उच्च वर्ग के परिवार का भोजन पर प्रतिशत व्यय निम्न वर्ग के प्रतिशत व्यय से अपेक्षाकृत कम होता है। मतलब अगर हम बात करेंगे कि जो लोग बड़े लोग होते हैं ना, उनका जो खर्चा होता है ना ज़्यादा होता है, और छोटे लोग जो गरीब होते हैं ना, उनका खर्चा कम होता है। ठीक है भाई, जो जितना ज़्यादा कमाएगा उतना खर्चा करेगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन पर प्रतिशत व्यय उच्च वर्ग वाले परिवार का ज़्यादा होगा तो इनका कम होगा। इसी प्रकार से बजट के मामला में बड़े वालों का ज़्यादा होगा तो इनका कम होगा। ठीक है, शिक्षा पे ज़्यादा वो लोग खर्च करेंगे, ये लोग कम खर्च करेंगे। बना करके भी यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है ना, वही बात यहाँ पे पूरा सारांश मैंने एक लाइन में बता दिया। ठीक है, चलो अब आगे बात कर रहे थे भैया, ये आ गया विस्तृत उत्तरी प्रश्न।
इसको भी समझ लेते हैं। पूरा यहाँ पे लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पे लॉस हुआ है, कंटेंट बनाने में बहुत ज़्यादा यहाँ पे टाइम लगता है भाई। तो इस प्रकार के कंटेंट के लिए भाई एक लाइक तो बनता है। और आप पेड PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वाले नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है। चलो, कह रहा है क्वेश्चन कि घायल के स्थानांतरण से क्या तात्पर्य है, स्थानांतरण की विधियां बताइए। तो भाई तमाम प्रकार की स्थानांतरण की विधियां होती है। घायल का स्थानांतरण, इसमें क्या होगा, दुर्घटना स्थल पर प्रायः चिकित्सा साधनों का अभाव होता है, इसलिए घायल व्यक्ति को किसी सुरक्षित एवं सुविधाजनक स्थान पर ले जाना हितकर रहता है। परंतु यह कार्य इतना सरल नहीं होता है, क्योंकि इसके लिए स्थानांतरण की विशिष्ट विधियां का ज्ञान होना अति आवश्यक होता है। अब कौन कौन सी विधि होती है भाई, सबसे पहले समझो। एक व्यक्ति के द्वारा घायल स्थानांतरण में कौन कौन सी विधि अपनाई जाती है। सबसे पहले सहारा देकर के ले जाना, ठीक है। इसमें क्या होगा, व्यक्ति होश में हो तो भाई चल सकता है, तो सहारा देकर के लेकर के जाया जा सकता है। गोद में भी लेकर के जा सकते हो, अगर होश नहीं हो तो पीठ पर लाद करके भी ले जा सकते हैं, कंधे पर लाद करके भी ले जा सकते हैं। इसको हम बोलते हैं फायरमैन लिफ्ट के नाम से। तो तमाम प्रकार की विधियां होती हैं, बिल्कुल आसान भाषा में, अपने भाषा में भी लिख सकते हो। आसान नहीं है कि जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वही आप लिखोगे, ठीक है, पूरा यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। चलो, अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से समझो। कह रहा है कि रसोई घर की व्यवस्था आप कैसे करेंगी, विस्तार पूर्वक समझाइए, ठीक है। इसमें लिखेंगे कि रसोई घर का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है। तो परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए प्रतिदिन भोजन तैयार किया जाता है। भोजन पकाना एवं तैयार करके रखना एक महत्वपूर्ण कार्य है। इस महत्वपूर्ण कार्य को करने के लिए घर पर एक अलग स्थान की आवश्यकता पड़ती है। इसी स्थान को रसोई घर मतलब कि किचन कहते हैं। अब कौन कौन सी बातें हैं उसको यहाँ पे ध्यान में रखना है। सबसे पहले तो सभी वस्तुएं निर्धारित स्थान पर रखें, मतलब कि नीड के हिसाब से आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। इसी प्रकार ईंधन के साधन की उचित व्यवस्था। रसोई घर की व्यवस्था में चूल्हे अथवा स्टोव या क्विक गैस का विशेष महत्व है। भोजन बनाने के लिए चूल्हा बिल्कुल ठीक स्थान पर होना चाहिए। खाद्य सामग्री को संभाल करके रखना। रसोई घर की व्यवस्था के लिए अंतर्गत सभी प्रकार की खाद्य सामग्री को संभाल करके रखने का भी विशेष महत्व होता है। सभी वस्तुओं को ढक करके रखना चाहिए ताकि सुरक्षित रहे, ठीक है। इस प्रकार से लिखेंगे, पूरा नंबर यहाँ से पा जाओगे। अब आगे बात करते हैं अंतिम नंबर क्वेश्चन के बारे में। क्या है क्वेश्चन, समझिएगा। अस्थिभंग या फ्रैक्चर किसे कहते हैं, इनके विभिन्न प्रकारों का वर्णन करिए। भाई भंजन मतलब क्या होता है, क्रैक हो जाना, टूट जाना या मोच आ जाना। इसमें लिखेंगे कि शरीर के किसी भी अंग की अस्थि टूट जाने को अस्थिभंजन कहते हैं। यदि कोई अस्थि पूरी तरह से नहीं टूटे परंतु उसमें साधारण सी दरार आ जाए तो भी उसे हम क्या बोलेंगे, अस्थिभंजन की श्रेणी में रखेंगे। इसका रीजन क्या होता है, तो गिर जाना, अचानक यहाँ पे पैर फिसल जाना, तो गिर जाओगे तो भाई कहीं ना कहीं हड्डियाँ क्रैक हो जाती है। टकराव यानी कि टक्कर लगने से, गाड़ियाँ के टक्कर से, जैसे साइकिल कार बस टक्कर होने की वजह से हड्डियाँ क्रैक हो जाती है। दब जाने से, गोली लगने से भी हड्डियाँ क्रैक हो जाती है। और कौन कौन से अस्थिभंजन होता है, साधारण अस्थिभंजन, संयुक्त अस्थिभंजन, जटिल अस्थिभंजन, बहुखंडी अस्थिभंजन, पचड़ी अस्थिभंजन, कच्ची अस्थिभंजन। तो इस प्रकार के तमाम प्रकार के अस्थिभंजन होते हैं, सभी को याद रखना है। पूरा बढ़िया से भैया इसको एकदम रट के जाना है, समझ के जाना है, पूरा देख करके जाना है। एक बार में समझ में नहीं आया होगा, 2-3 बार देख करके चले जाओ, 70 में 70 पक्का यहाँ पे लाओगे, इस बात की पूरी गारंटी है, ठीक है। तो हमने क्या सीखा, 23 बहुविकल्पी प्रश्न देखे और तमाम प्रकार की इंपॉर्टेंट लघु उत्तरी दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन को यहाँ पे निपटारा कर दिए। सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी को तैयार करके जाना है और सबको यहाँ पे बढ़िया से रट लो, समझ लो, ठीक है। पेड PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको मात्र 49 रुपया पे करके पूरा नंबर यहाँ पे स्कोर कर सकते हैं, सारा नोट्स PDF प्राप्त कर सकते हैं। नोट्स में क्या मिलेगा आप सभी को, तो मॉडल पेपर, प्रीवियस पेपर, बहुविकल्पी, लघु उत्तरी, अति लघु उत्तरी, साथ में दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इंपोर्टेंट मॉडल पेपर, गेस पेपर आपको पूरा यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट का दिया जाएगा। तो प्यारे साथियों, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर देना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ठीक है, और अपने दोस्त को भी शेयर करना है ना, अपने दोस्त को भी शेयर कर देना। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।